A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know very well from the previous few classes, we are continuously studying the chapter that is banking. So we have already done all the concept related to the commercial bank. So in today's class, we are going to start the topic that is central bank. So in today's class, we will discuss about what is the meaning of the central bank, features and the functions till where we have completed. So let's get started with the central bank. So the next topic after the credit creation, the next topic is the central bank. ठीक है, सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे हम लोग. सेंट्रल बैंक की मीनिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं. मीनिंग एंड इट्स फीचर्स. ठीक है, उसकी मीनिंग क्या होती है. मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी सेंट्रल बैंक होता है या टू टाइप्स के बैंक होते हैं. फर्स्ट होता है आपका कमर्शियल बैंक, सेकंड होता है दैट इज सेंट्रल बैंक. तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, ठीक है, जिससे उसका टू मेन फंक्शन होता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन. नेक्स्ट आपका सेंट्रल बैंक क्या होता है. सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. एपेक्स बॉडी होता है जो पूरे बैंक्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है. देखिए इसमें कह रहा है अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन हो गया. इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन of a country. First point क्या मिल गया, it is the apex institution of a country that control and regulate the monetary and financial system. That controls and regulate the monetary. The monetary means कि मनी से रिलेटेड. ठीक है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री. सिस्टम ऑफ द कंट्री. ठीक है, सो सेंट्रल बैंक क्या हो गया, इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री. कंट्री का क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है. दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट, क्या करता है, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है क्या, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री का मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, सो फीचर्स इसके क्या हो गया. सबसे पहला है इसका फीचर, इट इज द एपेक्स एंड द रेगुलेट मॉनेटरी मनी सप्लाई एंड दी क्रेडिट इन द कंट्री. ये जो भी सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, इसके फीचर्स आपके सबसे पहला फीचर यही हो गया कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और दैट कंट्रोल दी मनी सप्लाई एंड क्रेडिट in the economy. जो क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और क्रेडिट इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि जैसे मैंने बताया था कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक. बट उस क्रेडिट को कितना इकोनॉमी में, कितना उसमें एंट्री होनी चाहिए, कितना इकोनॉमी में पैसा जाना चाहिए, उसका कंट्रोल कौन करता है, दैट इज सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया, इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्री दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द
कंट्री। उसके फीचर्स पहला क्या हो गया कि ये क्या होता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है कंट्री में, और जो कंट्रोल क्या करता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी होगी, मनी सप्लाई हम लोगों ने देखा था ना, टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज इन दी सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी क्या है सर्कुलेशन में है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट आते थे, टू मेन कंपोनेंट थे आपके, सी और डिमांड डिपॉजिट्स। सो सी में आपका करेंसी और नोट कॉइन्स आता है, और डिमांड डिपॉजिट जो भी अगर भी जिसको भी नीड है वो थ्रू चेक्स उसको विथड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाँ इसका नेक्स्ट फीचर है, इट डज नॉट डील विद द पब्लिक। जो भी सेंट्रल बैंक होता है वो कभी भी जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। जैसे अब मैं जाके सेंट्रल बैंक में अपना अकाउंट नहीं ओपन करवा सकती, हम लोग जनरल पब्लिक है, हम लोग अपना अकाउंट कभी भी सेंट्रल बैंक में ओपन नहीं करा सकते। सेंट्रल बैंक में किसका अकाउंट होता है, बेसिकली जो सारे कमर्शियल बैंक हैं या गवर्नमेंट का होता है अकाउंट, या अदर जो फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन लोग का अकाउंट होता है। वो जनरल पब्लिक के साथ, हम लोग के जैसे लोगों के साथ डील नहीं करता है। तो इसका सेकंड फीचर क्या हो गया, दैट डज नॉट डील विथ जनरल पब्लिक। ठीक, दैट डज नॉट डील विद दी जनरल पब्लिक, कि जनरल पब्लिक के साथ वो डील नहीं करता है। ठीक है, फिर है इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ये जो है जो भी सेंट्रल बैंक है वो किसी भी कंट्री और इकोनॉमी के लिए वेलफेयर के लिए काम करता है। कैसे वेलफेयर, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है इट इज़ अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब भी गवर्नमेंट को नीड होती है फंड की, तो किसके थ्रू, किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो सेंट्रल बैंक उसको फंड प्रोवाइड करता है, देन कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं भी वेलफेयर में उस मनी को एक्सपेंडिचर करती है। जैसे वेलफेयर होता है ना कि एक्सपेंडिचर कहीं कहीं पे गवर्नमेंट कर रही है या एनजीओज चला रही है, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के वेलफेयर के काम है। तो उसमें क्या है कि ये भी क्या करता है, बहुत सेंट्रल बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या हो गया, इट फंक्शन फॉर दी वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ये फंक्शन करता है क्यों, क्योंकि इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए भी। ठीक है, फिर है इट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू इशू करेंसी। देखिए अब हम लोग का सबसे, देखिए सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और फीचर है कि बस इसी के पास एक सेंट्रल अथॉरिटी है कि करेंसी को इशू करने का, एक्सेप्ट दी ऑल दी कॉइन्स एंड दी 1 रुपी नोट, कि जो भी पूरी पावर है कंट्रोल करने की, क्या करेंसी को इशू करने की, वो किसके पास है, ओनली सेंट्रल बैंक। सो इट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू इशू दी करेंसी। ठीक है, स्पेशली दी नोट्स। ठीक है, नोट्स को अगर इसमें पावर, उसमें इशू एक्सक्लूसिव राइट उसी में है, एक्सेप्ट दी कॉइन्स और दी 1 रुपी नोट, क्योंकि ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, वो किसके अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, सो इट हैज दी exclusive right to issue currency in bracket notes। ठीक है, तो इसके पास क्या हो गई, एक एक्सक्लूसिव राइट हो गई, किसको, करेंसी को इशू करने के लिए, स्पेशली नोट्स, क्योंकि कॉइन्स कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फीचर्स हो गया। फीचर्स में मीनिंग क्या हो गई सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक की मीनिंग ये हो गई कि इट इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये किसी भी कंट्री का एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट दी, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है किसको, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, कि जो भी मॉनेटरी, जो भी मनी से रिलेटेड सिस्टम है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सिस्टम है, वो कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, सो इसके फीचर्स क्या हो गए, इसके फीचर्स ये हो गए कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए, और
क्रेडिट करता है इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में कितना क्रेडिट, कितना मनी का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दैट डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक, जो कभी भी जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, मतलब एज अ ले मैन के साथ वो डील नहीं करता कि हम लोग जाके उसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, हम अपना डिपॉजिट नहीं कर सकते, हम लोग लोन एडवांस नहीं कर सकते। तो जनरल पब्लिक के लिए कौन से बैंक्स होते हैं? कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। सो दैट डज नॉट डील विद द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ये कैसे फंक्शन करता है? इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए भी करता है। एंड इट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट, इसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट होती है टू इशू दी करेंसी, करेंसी को इशू करने की, ठीक है। सो दिस इज योर मीनिंग एंड द फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है। जैसे कमर्शियल बैंक में हम लोग फंक्शंस पढ़े थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, एडवांस करता है लोन, सेकेंडरी में इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड, एजेंसी फंक्शंस, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो ये सारे कमर्शियल के थे। अब इसके भी डिफरेंट फंक्शंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। पुट डाउन दी हेडिंग, हेडिंग डालिए फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक में द सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहला है करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब नोट इशू करने का, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज बैंकर्स बैंक, ओके। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकर्स का भी बैंक होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बैंकर का भी, जो सारे बैंक्स है ना उनका भी ये बैंक है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सुपरवाइज करता है सारी एक्टिविटीज को, किसकी? जो भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म कर रही हैं। अब जैसे हर एक फंक्शन आप देखते होंगे कि कोई ना कोई, किसी भी बिजनेस में भी आप लोग देखे होंगे कि सब लोग क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी उसके ऊपर है। तो वही सेम चीज जो भी कमर्शियल बैंक है उनके भी क्या होती है, उनको भी सुपरवाइज कोई करना चाहिए ना, कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए कौन है? सेंट्रल बैंक। तो बैंकर्स का बैंक है, जो भी बैंक है उनका भी ये बैंक है, और सुपरवाइजर भी है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी। एज आई हैव टोल्ड ना कि क्रेडिट को क्रिएट कौन करता है? क्रेडिट को क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, और कंट्रोल कौन करता है क्रेडिट को? वो करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई में ये सबसे, आप समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में 2 मेजर्स के थ्रू जो भी सेंट्रल बैंक है वो मनी को कंट्रोल करता है। जिसमें क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव measures, and this one is qualitative measures, qualitative
मेजर्स, ठीक है। सो 2 मेजर्स हो गए, दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स और दी क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, दैट इज करेंसी इशू और बैंक ऑफ इशू। देखिए इसमें कह रहा है बैंक ऑफ इशू, मतलब जिसको हम लोग नोट इशू और बैंक ऑफ इशू भी कर सकते हैं, कि बैंक वो जो मनी को इशू कर रहा है, बैंक ऑफ इशू, ठीक है। सो बैंक ऑफ इशू रेफर्स टू दी बैंक विच हैज द लीगल राइट टू इशू करेंसी। बैंक ऑफ इशू को सिंपली हम लोग ये समझ सकते हैं, वो बैंक जिसके पास क्या है, एक लीगल राइट है, लीगल अथॉरिटी है कि वो मनी को क्या कर सकता है, मनी को वो इशू कर सकता है। सो इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ द करेंसी। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसी के पास क्या है, एक सोल अथॉरिटी है मनी को इशू करने की, एक्सेप्ट दी ऑल दी कॉइन्स एंड दी 1 रुपी नोट। सारे कॉइन्स को और 1 रुपी नोट को छोड़ के जितनी भी नोट्स है वो कौन इशू करता है, दैट इज सेंट्रल बैंक। सो इट हैज दी लीगल अथॉरिटी और दी सोल, मतलब सिंगल सोल अथॉरिटी टू इशू द करेंसी एक्सेप्ट दी ऑल दी कॉइन्स एंड दी 1 रुपी नोट। सो इसमें आप लिख भी सकते हैं, बैंक ऑफ इशू रेफर्स टू दी बैंक विच हैज दी लीगल राइट टू इशू करेंसी एंड दी इन इंडिया सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये मेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसी के पास एक सोल अथॉरिटी है मनी और करेंसी को इशू करने की, एक्सेप्ट दी ऑल दी कॉइन्स को छोड़ के और 1 रुपी नोट को छोड़ के, क्योंकि वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस which comes under the government of India, ठीक है। So in the monetary liability of the central government to issue new currency, it is the monetary liability। अब ये क्या है, ये कोई भी सेंट्रल बैंक की लाइबल मॉनिटरी मतलब मनी से रिलेटेड उसकी लाइबिलिटी है कि वो मनी और करेंसी को क्या करे, इशू करे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो भी आपकी हेड गवर्नमेंट है, जैसे अभी आपको पता है बीजेपी है, तो ये क्या है, वो क्या करती है, मनी बोरो करती है, कहाँ से, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, जो भी उसके डेफिसिट्स हैं। डेफिसिट मतलब लॉस मतलब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे ले लो, आपके घर पे 50,000 सैलरी आ रही है, ठीक है, बट आपका जो ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया, क्योंकि आपने ये अर्न किया, बट आपका एक्सपेंडिचर 80,000 हो गया, मतलब आपकी इनकम और रेवेन्यू 50,000 है और एक्सपेंडिचर 80,000 हो गया, तो ये क्या हो गया, हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू रेवेन्यू, सो दिस वन इज डेफिसिट। वही सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ भी होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू रेवेन्यू, तब गवर्नमेंट क्या हो जाती है, लॉस में चली जाती है, डेफिसिट में चली जाती है। इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, मनी को बोरो करती है, मनी को उधार लेती है, जिसको हम लोग बोरो कहते हैं, उधार लेती है, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सो व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, सो दिस इज डन बाय द सेलिंग सिक्योरिटी बिल्स टू आरबीआई। अब इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो भी सिक्योरिटीज बिल हैं वो आरबीआई को सोल्ड आउट कर देती है, फिर आरबीआई इसको क्या करती है, अब सेंट्रल बैंक है, हम लोग ने, मेरे पास जो भी सिक्योरिटीज थी हमने सोल्ड आउट कर दिया, तो उस केस में आरबीआई मुझे क्या देगी, पैसा देगी ना। सो देन आरबीआई इशू न्यू करेंसी। अब उस केस में आरबीआई क्या करेगी, जैसे सेल कर दिया सिक्योरिटीज, उस केस में आरबीआई क्या करेगी, न्यू करेंसीज को इशू करेगी। इस न्यू करेंसी को इशू करने का इसको एक टर्म बोलते हैं, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये सारे कंसेप्ट अब आपको आगे के चैप्टर्स में आएंगे, तो इतना डोंट बी सो पैनिक कि ये सब क्या है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सॉरी सेंट्रल बैंक होती है, वो न्यू करेंसी को इशू करती है, ठीक है, न्यू करेंसी को इशू करती है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोरो लिया है, तो उसको फंड की जरूरत है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करेगी, न्यू करेंसी को इशू करेगी, उसको टर्म बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो जैसे ही फंड की जरूरत होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो क्या करेगी, फंड के लिए जाएगी आरबीआई के पास, बोलेगी पैसा दे दो मुझे, क्योंकि वो भी तो उसी के अंडर है पैसा, तो वो कहेगी ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज, जो भी आपके पास सिक्योरिटीज है उसको सोल्ड आउट कर दो। तो
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपने करेंसीज को क्या कर देगी, सोल्ड आउट कर देगी। इस केस में फिर सेंट्रल बैंक और आरबीआई वो क्या करेगी, न्यू करेंसीज को इशू करेगी। इस न्यू करेंसीज को इशू करने के लिए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, हाँ ठीक है। सो monetizing the government debt is the process of converting its debt, which is a non-monetary liability, into the central bank currency, which is monetary liability. That central bank is obliged to back the currency with assets of the equal value. ठीक है, अब इस केस में जो भी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक करेंसी, दैट इज सेंट्रल बैंक इज ऑब्लिग टू बैक द करेंसी विद द असेट ऑफ द इक्वल वैल्यू। अब यहीं पे सेंट्रल बैंक की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि जितने अमाउंट का सिक्योरिटी सोल्ड आउट किया था किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उतने इक्वल अमाउंट का वो उतनी करेंसीज को इशू करेगी। ये नहीं कि अगर उसने सिक्योरिटीज 20 करोड़ का सोल्ड आउट कर दिया तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बस 10 करोड़ का ही न्यू करेंसीज को इशू करेगी, नहीं, उस केस में इक्वल अमाउंट का ही वो क्या करेगी, सोल्ड आउट, मतलब उतना ही अमाउंट वो न्यू करेंसीज को इशू करेगी, कौन, सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो इट इज डन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द गोल्ड एंड अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये कब होता है, इस केस में क्या है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके पास जो भी गोल्ड है, गोल्ड सोना, उसको वो क्या करेगी, सोल्ड करेगी, या उसके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं, लाइक उसके पास शेयर्स हैं, ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड्स हैं, उनको वो सोल्ड आउट करेगी। इस केस में जो भी सेंट्रल बैंक है वो न्यू करेंसीज को इशू करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द नोट इशू। आरबीआई के पास एक सोल अथॉरिटी है वो करेंसी को इशू करने की। क्यों, बेसिकली क्यों होगा, अगर सब लोग यही काम करने लगेंगे तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। पता चला 10 रुपीज़ की नोट पे कोई और पिक्चर्स है, कोई और क्या कर रहा है, कोई और पिक्चर्स को बना दे रहा है, तो ये क्या है, इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी। इसलिए एक सोल अथॉरिटी किसको दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो इट लीड्स टू द यूनिफॉर्मिटी इन दी नोट सर्कुलेशन। नोट जो भी सर्कुलेशन होगा उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। फिर इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ये क्या करेगी, गवर्नमेंट को इनेबल करेगी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके थ्रू दी आरबीआई। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, करेंसीज को इशू करेंगे, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर एक बस करेंसी को इशू करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करवाएगी, उसको कंट्रोल कर पाएगी, वो उसको बोल पाएगी कि जो भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं उसको वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, सो इट बिल्ड्स अप पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अब इससे क्या होगा कि पब्लिक फेथ भी फाइनेंशियल सिस्टम क्या करेगी, बहुत ज़्यादा लेगी, बिल्ड करेगी। कैसे, क्योंकि अब लोगों को क्या है, एक कॉन्फिडेंस होगा, एक ट्रस्ट होगा कि हाँ यही है, मतलब अगर सेंट्रल बैंक कर रही है, आरबीआई कर रही है, तो वो अच्छे से ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करिए। बहुत सारे हो जाएंगे तो एक उसमें भी कंपटीशन हो जाएगा कि ये भी पब्लिश करिए, ये भी करेंसी इशू करिए, वो भी करेंसी इशू करिए, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसलिए एक सोल अथॉरिटी किसको दिया गया है, ओनली टू द सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो दिस इज योर द करेंसी अथॉरिटी, मतलब एक सिंगल सोल अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का भी ये बैंक है। तो इसमें क्या है, इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस टू द बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बैंकर होने का। तो सबसे पहला है इसमें, दैट इज कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सो कैरिंग आउट all banking business of the government, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट का जो भी बैंकिंग बिजनेस होता है, मतलब फंड से रिलेटेड, फंड कहाँ से उसको मिलेगा, कितना उसको एक्सपेंडिचर करना है, फंड से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन है, बैंक, सेंट्रल बैंक उसको प्रोवाइड करेगा टू दी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का भी बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक है, क्योंकि यही एक सोल अथॉरिटी, इसी के पास पूरा कंट्रोल है। ठीक है, तो उसमें देखिए कह रहा है, गवर्नमेंट कीप्स इट्स कैश बैलेंसेस ऑन करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने कैश बैलेंस को, फंड को किसके पास रखती है,
कैश ऑन द करंट अकाउंट में विद द सेंट्रल बैंक। करंट अकाउंट में आपको पता है, अब बताने की बार बार जरूरत नहीं कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो करंट अकाउंट के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखती है। सो इट एक्सेप्ट रिसिप्ट को एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट को करती है, पेमेंट प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज अगर करना होता है, एक्सचेंज करने का मतलब कि फॉरेन की करेंसी में अगर एक्सचेंज करना होता है कि अगर इंडियन रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है, यूरो में कन्वर्ट करना है, तो ये भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है। रेमिटेंसेज एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड ऑपरेशन है, फंड से रिलेटेड ऑपरेशन है, वो कौन करता है? फॉर द गवर्नमेंट इट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट वन इज ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, लोन और एडवांस भी प्रोवाइड करती है, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। ठीक है। सो द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में? ट्रेजरी बिल के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में टू द गवर्नमेंट को क्रेडिट फंड प्रोवाइड करती है सो दैट द गवर्नमेंट कैन मीट एनी शॉर्टफॉल इन रिसिप्ट ओवर डिसबर्समेंट। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो भी अगर लॉस हो रहा है, फंड की इसके पास लैकनेस है, तो उस केस में इसको फंड भी मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग पब्लिक डेट। मैनेजिंग पब्लिक डेट मीन्स कि गवर्नमेंट का लोन, डेट मतलब क्या होता है? लोन मतलब बोरो करना। ठीक है। सो ये कैसे करती है? मैनेज ऑल न्यू इश्यूज ऑफ द गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट को जो भी लोन लेना है उसको भी मैनेज कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। सर्विस द पब्लिक डेट आउटस्टैंडिंग, पब्लिक डेट का जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो भी बचा हुआ है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? वो भी कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक करती है। नर्चर्स दी मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और एक मार्केट को भी एक नर्चरिंग करती है, प्रॉपर मार्केट को भी प्रोवाइड करती है फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को भी लोग परचेज और सोल्ड आउट कर सके विदाउट एनी फियर। ठीक है। तो पब्लिक के जो भी डेट है उसको भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज एडवाइजर। एडवाइजर मतलब अब गवर्नमेंट को क्या करती है? सेंट्रल बैंक एडवाइस भी करती है। ठीक है। तो कह रहा है इसमें द सेंट्रल बैंक एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक एडवाइस करती है गवर्नमेंट को किस पे? जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, या फाइनेंशियल मैटर्स मतलब कि बैंक में कितना फंड की ज़रूरत है, या फाइनेंशियल मैटर्स की कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड द प्लानिंग, कि रिसोर्स को कहाँ मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में लगे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहती है कि आप अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो सेक्टर क्या है, थोड़ा सा उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना है? सारे जो भी सेक्टर्स हैं उन सबको लेके चलना है, क्योंकि अगर हम लोग कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं करते हैं, हम लोग पूरे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनको मिला के करते हैं। तो वो उन पे भी एडवाइस करती है कि आपको फंड को कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर्स को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। तो इस पे भी सेंट्रल बैंक क्या करती है? एडवाइस करती है और बोलती है कि कहाँ पे आपको फंड की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारा उसको सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को क्या करती है? एडवाइस करती है। ठीक है। लास्ट वन इज एजेंट टू दी गवर्नमेंट। एजेंट टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एजेंट की तरह भी काम करती है। जैसे कि एजेंट क्या है कि किसी में एक एज अ मीडियोकर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कहीं से टैक्स को लेना है या कोई भी पेमेंट करना ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ में टैक्स का कलेक्शन कहाँ से करना है या अदर पेमेंट को कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये काम भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक है। सो दिस वन इज योर
क्या हो गया आपका फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो आज क्या क्या हम लोग ने पढ़ लिया, आज हम लोग ने पढ़ लिया दैट इज, पहले पढ़ा सेंट्रल बैंक क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक मीनिंग। सो एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है मॉनेटरी एंड दी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, उसके पास सोल अथॉरिटी है इशू करने के लिए करेंसी को, और वो कभी भी जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिव राइट है, और वेलफेयर भी करता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, फंक्शंस में देखा 4 फंक्शंस, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, करेंसी इशू मतलब उसके पास सोल अथॉरिटी है। आफ्टर दैट बैंकर टू द गवर्नमेंट जिसमें कैरिंग आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, granting loan and advances, managing public debt, advisor and agent to the government.